आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है, ये अगर आपकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग मर्ज नहीं हो रहा तो ये आपको प्रॉब्लम देता ही देता है। जब इसकी कंपैटिबिलिटी आपके साथ इसको मर्ज किया जाता है तो फिर क्या होता है कि आएगा तो 1 लाख ही, लेकिन उसमें जाएगा 80,000 रुपया, तो 20,000 रुपया बीच में रहना शुरू हो जाता है। अगर आपका कोई ज्वाइंट अकाउंट है, सपोज करो हस्बैंड एंड वाइफ का है, या बेटे और फादर का है, या बेटा और मदर का है, या बेटी और मदर का, कुछ भी किसी के साथ भी, तो हम जो वो अकाउंट को डिज़ाइन करते हैं तो दोनों की कंपैटिबिलिटी लेते हैं। आपको मल्टीपल अकाउंट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना एक अकाउंट रखो या 2 रखो, जो आरबीआई की रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही आपको वैसा करना चाहिए। आप एक अकाउंट लो, लेकिन उसको प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद लेना चाहिए। तो हम अपनी कंसल्टेशन के अंदर इन चीज़ों को कवर करते हैं कि आपके लिए कौन सा नंबर अच्छा है, कौन सा अकाउंट अच्छा है, कौन सा सिग्नेचर अच्छा है, कौन सा नाम अच्छा है, कौन सा मोबाइल अच्छा है, कौन से प्रोफेशन अच्छे हैं, कौन से ईयर्स आपके लिए अच्छे हैं, उसकी रेमेडीज़ क्या है, कौन सी वॉच अच्छी है। नमस्कार, आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं अयान आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देखते हैं, आपके आसपास आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार कभी रंक से राजा और राजा से रंक बन जाते हैं। इन सब में न्यूमरोलॉजी का खेल है। तो आज इसी टॉपिक को लेके हमारे स्टूडियो में मौजूद है गोल्ड मेडलिस्ट और अवार्ड विनर, इंटरनेशनल आइकन डॉक्टर IPE सिंह। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू यान जी। तो सर, जैसे कि मैंने टॉपिक शुरू किया कि हमारे आसपास के लोग रंक से राजा और राजा से रंक बन जाते हैं, इनके बैंक अकाउंट्स 0 से 100 और 100 से 0 हो जाते हैं, तो ये क्या कमाल है? यस, बड़ा अच्छा आपने आज टॉपिक लिया आपके बैंक अकाउंट नंबर के ऊपर। आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है, ये अगर आपकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग मर्ज नहीं हो रहा तो ये आपको प्रॉब्लम देता ही देता है। जैसे मैं आपको ये कंपैटिबिलिटी का मैं हर एपिसोड में एक चीज़ बताता हूँ कि न्यूमरोलॉजी जो है वो आपके कंपैटिबिलिटी नंबर के साथ है। अगर आपका बैंक अकाउंट नंबर आपकी DOB के साथ मर्ज होता है तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। उसमें ऐसा रहता है कि जैसे आपके अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपया आया और 1,20,000 जाने को रेडी है। जब वाइब्रेशन हमारे साथ मर्ज नहीं होती तो अकाउंट क्या रहता है, 20,000 रुपया माइनस में चल रहा है कि हर बार पेमेंट आने से पहले, जाने के लिए पहले रेडी होती है कि पैसे जाने को पहले रेडी हैं, आने का तो पता नहीं है कब आना है, लेकिन जाने के लिए हमारे PDC काटे हुए हैं, या इसको देना है या उसको देना है। जब इसकी कंपैटिबिलिटी आपके साथ इसको मर्ज किया जाता है तो फिर क्या होता है कि आएगा तो 1 लाख ही, लेकिन उसमें जाएगा 80,000 रुपया, तो 20,000 रुपया बीच में रहना शुरू हो जाता है। अब जब ये ट्रांजैक्शन 10 बार घूमती है तो वो 2 लाख रुपया हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी कंपैटिबिलिटी आपके साथ मर्ज हो जाने के बाद आपको ऐसा एक बैंक अकाउंट नंबर बताया जाता है कि आपके साथ ये डिजिट आपके अकाउंट में होने चाहिए, ये डिजिट नहीं होने चाहिए। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड करता हूँ कि आपकी मर्जी का अकाउंट जो है कुछ बैंक जो है आपको दे देते हैं, जिसमें कुछ बैंक है, मैं किसी को प्रमोट नहीं करना चाह रहा, लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करते हो अपने बैंकर को तो आपको जो अकाउंट चाहिए, जैसा हम प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो आपको वैसा प्रोवाइड करा देते हैं। और उसकी कंपैटिबिलिटी अगर आपके साथ मर्ज हो जाती है आपकी DOB के साथ, तो आपको अगर उसके अंदर आपके लकी नंबर हम डाल देते हैं, उसका टोटल सम क्या है या बीच के कौन से हैं, तो आपके अकाउंट की कंपैटिबिलिटी आपके साथ मर्ज हो जाती है। फिर आपकी सेविंग होनी स्टार्ट हो जाती है, पैसा आपके पास रुकना शुरू हो जाता है। और ये सारा जो है खेल आपकी कंपैटिबिलिटी का रहता है, आपके अकाउंट के साथ मर्ज हो जाता है। ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं मेरे क्लाइंट्स की, मेरे स्टूडेंट की, कि जिनका हमने अकाउंट नंबर को मर्ज करा उनके साथ, तो फिर उनके पास क्या रहता है कि उन्होंने खुद रिजल्ट देखे कि ऐसी चीज़ें हमारे पास सेविंग बढ़ गई है सर, या हमारी सेविंग होनी शुरू हो गई है। यस। तो सर, जैसे आपने टॉपिक उठाया बीच में कि सेविंग होने लग जाती है, हमारे दर्शक बीच में जानना चाहेंगे कि क्या ये चीज़ एक पर्सनल अकाउंट यानी कि सेविंग्स अकाउंट और एक बिजनेस अकाउंट जो कि करंट अकाउंट होता है, उसके लिए सेम रहती हैं?
नहीं, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, हमारा जो बेसिक जो टेंडेंसी रहती है, उस पर्सन अगर वो कंपनी का नेम है, तो वो पर्सन अगर वहाँ पे प्रोप्राइटर है, तो वहाँ पे उसका जो अकाउंट है, उसकी कंपैटिबिलिटी को हम बना के उसको अकाउंट नंबर देते हैं। अगर कंपनी के अंदर है, कंपनी के अंदर उसके पार्टनर्स हैं, तो पार्टनर्स की कंपैटिबिलिटी भी हम साथ में लेते हैं। उनको लेकर ही सभी का, अगर 1 पार्टनर है, 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, तो तीनों की कंपैटिबिलिटी को लेकर उनका अकाउंट नंबर जो है, कंपनी का अकाउंट नंबर डिज़ाइन किया जाता है। और जो सेविंग अकाउंट की मैं बात करता हूँ, सेविंग तो वो बंदा खुद ही होता है, तो उसकी कंपैटिबिलिटी उसके अकाउंट के साथ मर्ज कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे को ना एक स्टोरी याद आ गई, मैं छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ यहाँ के आपकी ऑडियंस को। एक मेरे पास एक क्लाइंट आया, तो उसके ना यही प्रॉब्लम थी कि सेविंग नहीं हो रही थी, प्रॉब्लम बड़ी थी। उसका एक बैंक अकाउंट था जो लगभग 11-12 साल से उसके पास था, लेकिन वो इस चीज़ को लेकर कि बोलता है मेरी सेल अच्छी है, मेरा काम अच्छा है, मेरा प्रोडक्ट बिकता भी है, पैसा भी आता है, लेकिन वो क्या है कि जाने से पहले ही रेडी रहता है। तो उसकी जब कंपैटिबिलिटी देखी हमने, उसको सारा एनालिसिस करा, तो उसको अकाउंट नंबर जो हमने उसको बना के दिया, बड़ी हंसी वाली बात मैं बताता हूँ, तो हमने उसको अकाउंट नंबर बना के दिया। मैंने उसको बोला कि ये वाले बैंक के अंदर आपको मिल जाएगा, अकाउंट खुल गया, सब कुछ हो गया। लेकिन वो बंदा जो है ना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अंदर उसको इतनी दिक्कत रहती थी, वो ऐसी चीज़ों को यूज़ नहीं करता था। तो वो क्या करता था कि चेक्स के थ्रू ही पेमेंट देना और वैसे ही करता था, पुरानी ट्रेडिशनल टेंडेंसी के ऊपर। उसको थोड़ा डाउट रहता था कि ऐसा करने से मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए, साइबर क्राइम ना हो जाए, ये वो, तो ऐसी चीज़ें। तो उन्होंने अकाउंट खुलवा लिया। तो जब उनका कार्ड नहीं आया, डेबिट कार्ड, तो चेकबुक उसको आ गई, उसने किसी को पेमेंट देनी थी, वहाँ जा रही थी, लेकिन उसको अगर कहीं कैश की ज़रूरत थी या कुछ की ज़रूरत थी, तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम रहती थी। तो उसका कार्ड आया नहीं, तो 15-20 दिन रह गए उसमें, लेकिन पेमेंट के लिए उसने अकाउंट नंबर दे दिया, पेमेंट वहाँ पे आ रही है, लेकिन निकलने के लिए था नहीं, चेक से वो दे रहा था पेमेंट। उसको ज़रूरत जब पड़ती थी तो उसका वो काउंट होता नहीं था। तो उसने मेरे को 20 दिन बाद बोला कि सर इसका ना पेमेंट तो आ रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन मेरे पास ना इसका डेबिट कार्ड नहीं आया। तो मैंने बोला बैंक वालों को रिक्वेस्ट करो। तो उसने बैंक को रिक्वेस्ट करी, बैंक वालों ने बोला आपने साइन नहीं करा थे, इसलिए आपका कार्ड नहीं आया, आप अभी साइन कर दो, आपका कार्ड आ जाएगा। तो चेकबुक भी जो थी उसकी, पहले उन्होंने इनिशियली उसको चेक दे दिए, वो उसके ख़त्म हो गए। अब दोबारा जो चेकबुक है वो कहते थे इसको अप्लाई कर देंगे। कुदरती क्या हुआ, उसका कार्ड भी वहाँ पे रुक गया और चेकबुक भी थोड़ी लेट आई। इस दौरान पेमेंट उसकी वहाँ पे आ रही थी, लेकिन जाने को जा नहीं रही थी, क्योंकि निकालने का जरिया दोनों वहाँ पे स्टक था उसका। तो उसको ये हुआ कि जब 20 दिन 25 दिन के बाद उसके अकाउंट में ना पैसे तो आ गए, लेकिन जा नहीं रहे थे, जा दूसरे अकाउंट से रहे थे। तो उसके माइंड में एक स्टकनेस ये आ गई, यार ये पैसा यहाँ पे रुक रहा है, अब मैंने इसको निकालना नहीं है। तो उसके माइंड के अंदर एक सेविंग की टेंडेंसी शुरू हो गई। जो वो कहता था कि इतने सालों से मेरे पास क्या होता था, आने से पहले जाने को रेडी। तो वो 20-25 दिन जब पैसे वहाँ पे रुके, तो उसको ये कहते हैं कि एक, जिसको कहते हैं शौक पड़ गया कि यार अब इसको निकालेंगे नहीं, इसको यहीं रखेंगे, अब इसमें थोड़े डालेंगे, निकालेंगे नहीं। तो वो एक माइंड सेटअप वैसा हो गया, अकाउंट ने वैसा काम करना शुरू कर दिया। अब वो अकाउंट में पैसा डालता ही डालता है, निकालता नहीं है, बहुत अर्जेंट है तो निकालता है। अब वो दूसरे अकाउंट से सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसकी सेविंग होनी शुरू हो गई। तो मैंने इसलिए ये इस चीज़ को ऐड करा कि नंबर जो हैं, अगर आपके कंपैटिबल आपके अकाउंट के साथ जुड़ जाते हैं, तो वो आपको सेविंग की तरफ लेके जाते हैं, पैसा रुकना शुरू हो जाता है। यस। अब सर बीच में आपने जो टॉपिक लिया चेक का, चेक में सिग्नेचर्स का, इस टॉपिक को तो मैं आपके साथ एक प्रॉपर डिस्कस करना चाहूंगा, लेकिन बिल्कुल। उससे पहले हमारा एक ट्रेडिशंस होते हैं घरों में कि नई शादी होती है तो होता है जॉइंट अकाउंट खुलता है, तो उसमें हस्बैंड वाइफ का सारा डेटा उसमें होता है। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि उसके लिए भी स्पेसिफिक नंबर चलते हैं? हाँ, मैंने वही चीज़ बोली ना अभी आपको पहले कि पार्टनरशिप, अगर आपका 2 पार्टनर है या 3 पार्टनर है, अगर आपका कोई जॉइंट अकाउंट है, सपोज करो हस्बैंड एंड वाइफ का है, या बेटे और फादर का है, या बेटा और मदर का है, या बेटी और मदर का, कुछ भी, किसी के साथ भी, तो हम जो वो अकाउंट को डिज़ाइन करते हैं तो दोनों की कंपैटिबिलिटी लेते हैं। अगर आपका हस्बैंड और वाइफ है, दोनों की कंपैटिबिलिटी लेकर जॉइंट अकाउंट अगर खोलना है, तो हम दोनों का ही आपको लकी अकाउंट नंबर बताएंगे, उसका टोटल वैसा बताएंगे, उसमें कौन सी डिजिट आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए। वो जब जब जैसे जॉइंट होगा, सिंगल होगा, कंपैटिबिलिटी जो है, वो मेन जो चीज़ है वो वैसी की वैसी रहेगी। यस। इसके साथ अब आपने जॉइंट अकाउंट बताया, हमें ये बताया कि करंट अकाउंट का और सेविंग्स अकाउंट का सबका एक अलग अलग होता है।
अब मेरे को शौक है कि मेरे पास 3 से 4 बैंक अकाउंट हो, लेकिन होता क्या है, सबका जो मिनिमम अमाउंट बैलेंस है वो पे होता है, नहीं होता, कुछ अकाउंट्स माइनस में, कुछ बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो मैं मल्टीपल अकाउंट्स रखने का शौक है, इसको कैसे पूरा किया जाए? मैं यहाँ पे ना आपकी बात को करेक्ट करता हूँ कि आपको मल्टीपल अकाउंट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना एक अकाउंट रखो या 2 रखो, जो आरबीआई की रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही आपको वैसा करना चाहिए। आप एक अकाउंट लो, लेकिन उसको प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद लेना चाहिए। आप 3 अकाउंट ले लो, 4 ले लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो आपको मिनिमम बैलेंस वहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 अकाउंट ही रखने चाहिए, लेकिन वो दोनों अकाउंट जो है प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही डिज़ाइन करवा कर आपको वैसे होने चाहिए। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और करेक्ट करता हूँ, जो भी अकाउंट नंबर हम देते हैं, वैसे कुछ ऐसे बैंक हैं वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाते हैं। ये चीज़ का आप डाउट मत रखना, इसमें बहुत से पैरामीटर्स होते हैं कि अकाउंट नंबर अवेलेबल हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी ट्रांजैक्शन, क्योंकि देखो आज की डेट में ज़्यादातर, जैसे मोदी जी का भी एक थॉट रहा है कि हमारी ट्रांजैक्शन जो वाइट में होनी चाहिए, ओपनली होनी चाहिए, कैश का फ्लो कम होना चाहिए। तो इसका रोल आज की डेट में सबसे ज़्यादा है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए। तो वो ट्रांजैक्शन कैसे होएंगी? आपका अगर अकाउंट नंबर आपके साथ मर्ज होएगा, आपके सिस्टम के साथ मर्ज होएगा, तो ही आपके साथ वो आपको सेविंग बढ़ाएगा। देखो, अगर बीच में कोई ना कोई, अगर आपको लॉसेस होते हैं या बीच में कोई ना कोई आपका माइनस में जाएगा, लेकिन वो इतना भी माइनस में नहीं चला जाएगा कि वो ज़ीरो ही हो जाए और आपको प्रॉब्लम फील हो जाए। वो कुछ फ्लक्चुएशन ज़रूर हो सकती है, लेकिन अगर वो आपके साथ कंपैटिबल है तो वो आपकी सेविंग को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। यस। अब सर, कैश की बात उठी ही है, तो हमारे बहुत ही दर्शक हैं जो कि कलेक्टर्स हैं, बहुत ही बिलीवर्स हैं, जिनको नोट कलेक्ट करने का शौक है। जैसे एक बहुत ही फेमस नंबर है 786, 333, 555, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी। ये नोट कलेक्ट करने का शौक है, तो ये कलेक्शन में ऐड करने से कुछ फ़ायदा होता है? बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आपने किया। और मैं आपको ये बताता हूँ कि देखो, यहाँ पे हर जगह पे एक चीज़ का आप एक थॉट लेके चलो कि वो कंपैटिबिलिटी जो है वो नंबर्स की आपके साथ होनी चाहिए। अगर 786 आपकी कंपैटिबिलिटी के साथ मर्ज नहीं हो रहा, तो वो आपको बहुत ना तो फ़ायदा देगा ना तो नुकसान देगा। अगर आप जैसे 333 बोला, आपने 666 बोला, अगर उसकी कंपैटिबिलिटी आपके साथ नहीं हो रही, देखो पर्टिकुलर ही ये है सिस्टम सारा कस्टमाइज। अगर ये चीज़ आपके साथ मर्ज हो रही है तो ये आपको बेनिफिट देगा। ये नंबर अगर आपके साथ मर्ज नहीं हो रहा, चाहे वो आपका अकाउंट नंबर है, चाहे आपका नोट का नंबर है, चाहे कैश में कुछ भी है, चाहे काउंटिंग में कुछ भी है, अगर वो आपके साथ मर्ज नहीं हो रहा तो वो आपको बेनिफिट नहीं देगा। तो इसलिए मैं आपको इस चीज़ से थोड़ा सा हटाता हूँ कि आप अपने माइंड को एक चीज़ को लेकर चलो कि हमारे लिए लकी कौन सा है, कंपैटिबल कौन सा है, उन चीज़ों को ही अपने साथ मर्ज करो। जैसे हम अपनी कंसल्टेशन के अंदर इन चीज़ों को कवर करते हैं कि आपके लिए कौन सा नंबर अच्छा है, कौन सा अकाउंट अच्छा है, कौन सा सिग्नेचर अच्छा है, कौन सा नाम अच्छा है, कौन सा मोबाइल अच्छा है, कौन से प्रोफेशन अच्छे हैं, कौन से ईयर्स आपके लिए अच्छे हैं, उसकी रेमेडीज़ क्या है, कौन सी वॉच अच्छी है। तो ये सारी चीज़ों को हम आपके साथ कवर करते हैं, उसको आपको गाइड करते हैं कि आपको ये चीज़ों के साथ मर्ज होना चाहिए। लेकिन कैश के अंदर ऐसा नंबर्स का कोई इशू नहीं है कि ये नोट का ये नंबर होगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर उसकी कंपैटिबिलिटी आपके लिए अच्छी है तो ज़रूर फ़ायदा देगा। अगर कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है तो उसको, वो जितने का नोट है उतने का ही रहेगा और उसकी वैल्यू उतनी रहेगी। यस। अब जैसे ये सारी बातें हुई हैं, तो सर मेरे को भी एक स्टोरी याद आई है अपनी, कि जब हम कॉलेज में हुआ करते थे तब ऑनलाइन ऐप से हमने लोन उठा लिया था। अब चलो ईएमआई भरनी है, अब डर ये होता था कि ईएमआई पहले जाए या ना जाए। उसके बाद ये डर था कि चलो एक फिक्स अमाउंट आ रहा है, दैट वाज द अमाउंट 5433। अब मैंने कहा चलो मेरे बर्थ डेट से अलाइन करता है, चला देते हैं इसको। और धीरे धीरे उसमें और दिक्कतें होने लगी, इंटरेस्ट बढ़ने लग गया। फिर मैंने एक रैंडम अमाउंट सेट किया, दैट वाज 5555। क्यों, कॉलेज में होते हैं यूनिवर्स, मैनिफेस्टेशन, नंबर सब कुछ सुनते हैं। 5555 किया, वो लोन तो जल्दी खत्म हो गया मेरा, लेकिन उसके बाद जब फोरक्लोजर चार्जेस लगे वो 8% के, वो मेरे को लोन से भी ज्यादा पड़ गए। मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, जैसे आपने बोला कि आपकी ईएमआई 54 समथिंग अमाउंट थी, आपने एक आपको कोई मैनिफेस्टेशन हुई या कोई आपके माइंड में थॉट आया कि आपने 555 उसको पे करना शुरू कर दिया। अब देखो, इसका अगर टोटल देखा जाए वो आता है 20 का 2।
अब 2 जो है पता नहीं आपके साथ मर्ज हो रहा है, पता नहीं आपके सिस्टम के साथ मर्ज हो रहा है या नहीं हो रहा। आपने एक चीज़ तो बता दी, क्योंकि 5 जो अपनी वाइब्रेशन ला रहा है, लेकिन इज इक्वल टू जो बना वो 2 पे बना, तो वो इक्वल टू अगर आपके साथ मर्ज नहीं हो रहा, आपका लोन तो उसने क्लोज करा दिया, लेकिन आपको जो उसके फ्लोर क्लोजर चार्जेस थे वो आपको इतने ज़्यादा डाल दिए, क्योंकि 2 ने अपना इम्पैक्ट देना है, 5 ने अपना इम्पैक्ट देना है। लोन क्लियर हो गया वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फ्लोर क्लोजर चार्जेस जो हैं वो आपको इतने ज़्यादा पड़ गए कि आपको उससे भी ज़्यादा वो लॉस हो गया। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि आपकी जो ईएमआई है, कुछ भी है, तो अगर वो आप उसको भी एनालिसिस करवा के आप उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको प्लान आउट के अंदर दे देते हैं कि आपकी सपोज 10,600 रुपये ईएमआई है, तो आप रिक्वेस्ट करके उसको 11,000 समथिंग, 12,000 समथिंग, या कैसे भी उसको आप ज़्यादा तो दे ही सकते हो ना, कम नहीं दे सकते ज़्यादा, तो उसको प्लान आउट किया जा सकता है, रिक्वेस्ट की जा सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप उसको डाल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा मैं आपको यहाँ पे सजेशन ये करूँगा कि आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसमें ज़्यादा जाते रहोगे तो आप उतने ही ज़्यादा इसके साथ ना थोड़े कंफ्यूज भी हो जाओगे। तो इसको मेरे को लगता है यहाँ पे मर्ज ना किया जाए। ईएमआई जो बैंक से बनी, जो चीज़ आपने लोन पे ली, जो एज इट इज़ है उसको हमारे को नहीं छेड़ना चाहिए, जो बन गई है बन गई। हाँ, अपने अकाउंट नंबर को ज़रूर करेक्ट करना चाहिए कि वो ईएमआई है वो आपकी टाइम से जाए, टाइम से पहले चला जाए। अगर उसकी डेट 5 है तो आपके अकाउंट में 1 तारीख को पैसे आ जाएँ कहीं न कहीं से, कि वो बाउंस ना होए, आपका सिबिल ख़राब ना होए या आपको प्रॉब्लम ना आए। लेकिन ईएमआई का कितना वैल्यू है या कितना अमाउंट है, वो ज़्यादा इसके साथ इतना कंपैटिबल नहीं है, या इतने ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलिए सर, आज के सेशन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आप सर, आपने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में बोला कि आपके स्टूडेंट्स भी करते हैं, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि डॉक्टर आईपी सिंह सर जो हैं हमारे, ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों को, बहुत स्टूडेंट्स को सिखा चुके हैं और आज भी सिखाते हैं। तो नीचे दिए गए फ्लैश नंबर के ऊपर आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फर्दर कंसल्टेशन के लिए इनके ऑफिस में जा सकते हैं। बाकी अपॉइंटमेंट्स और सबके लिए ये नीचे फ्लैश दिए गए नंबर पर ज़रूर संपर्क करें। सर, आज के लिए शुक्रिया। आज का एपिसोड हम आपसे यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।